क्या खिलाड़ी क्या पुजारी सब मदारी बन गए, फर्दे मिल्लत नाचता बंदर का बंदर ही रहा। हमें कम से कम ये पता हो कि मैं नाचने वाले बंदरों में से हूं, मैं नचाने वाले मदारियों में से हूं, मैं तमाशाइयों में से हूं, मैं उस मदारी के पीछे फाइनेंसर हूं, स्ट्रिंग्स पुल करने वाला हूं, या मैं कौन। पता जरूर होना चाहिए कि आप दोजख में जा रहे हैं या जन्नत में जा रहे हैं। सिंपल। ये जो उलमा झूठ बोल रहे हैं ना पब्लिकली आके, लोगों को कोई झूठे ख्वाब खरगोश में उन्होंने लगाया हुआ है कि हाँ तुम नमाजें पढ़ो, इबादतें करो और रोजे रखो, ज़कात दो, फितराने दो, खैरात दो, जन्नत में जाओ। इतनी सस्ती जन्नत अगर होती तो किसी नबी को अपने ऊपर इतनी तकलीफें लेने की, आले नबी को अपने ऊपर तकलीफें लेने की, असहाब को अपने ऊपर इतनी तकलीफें लेने की जरूरत ही ना। बेशक फाइल खोली जाए एप्स्टीन फाइल्स की तरह और मुशर्रफ साहब को दोबारा से उनके कब्र से निकाला जाए और उनको अकाउंटेबल किया जाए कि उन्होंने झूठ बोला था और झूठा केस बनाया था AQ खान के ऊपर। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बेची गई और नॉर्थ कोरिया की अपनी है। या तो ये फाइल खोल के ये चीज की जाए, और ईरान के पास नहीं है तो वो हमने झूठ बोला था, जो ईरान को बेची थी, झूठ बुलवाया था। और लीबिया के जब इन्वेड किया अमेरिका ने और सुरंगों तक में अंदर घुसी है मिलिट्री और अंदर से मोहम्मद कदाफी को निकाला और उसको कत्ल किया, उनको WMDs नहीं मिले, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, जिसके पीछे उन्होंने लीबिया इन्वेड किया, उन्होंने इराक इन्वेड किया, कुवैत इन्वेड किया, पूरा ये मिडिल ईस्ट को तेल के कुओं को आग लगा दी उन्होंने कि जो अंदर कुछ कोई है, कई चीज छुपी हुई तो वो ब्लास्ट हो। हमारे ना पाकिस्तान के कल्चर में ना एक लकी ईरानी सर्कस होती थी, अब पता नहीं होती कि नहीं होती। उसमें ना एक फट्टों का, लकड़ी के फट्टों का मौत का कुआं बनाया जाता है। उसमें करतब दिखाने के लिए मुख्तलिफ बाजीगर जो हैं करतब वाले अपने करतब दिखाते हैं और तमाशबीन ऊपर खड़े होकर टिकट लेके वो तमाशा देखते हैं। मैं जब भी जाता था लकी रानी सर्कस देखने, बहुत छोटे होने की बात बता रहा हूँ आपको, तो मैं हैरान इस बात पे होता था कि मुझे एज एन इन्फेंट नजर आ रहा होता था कि इसमें कोई फनकारी नहीं है, ये कोई मौत का कुआं नहीं है, ये दिखाने को लिखा हुआ है मौत का कुआं, लेकिन इसमें कभी मौत तो वाकई हो नहीं सकती। बहुत कुछ होगा तो चोट लग जाएगी, बाइक जो है गिर जाएगी, गाड़ी गिर जाएगी, और तमाशबीन जो है वो देख रहे हैं। तो मुझे ये एज एन इन्फेंट पता था कि तमाशबीन कौन है इनमें से, और कॉन्जरर्स जिन्हें कहते हैं, जो जगलर्स और कॉन्जरर्स होते हैं, करतब वाले, वो कौन है और मैं कौन हूं। लेकिन मुझे ये पता होता था कि तमाशबीनों को भी नहीं पता कि वो तमाशबीन है, और करतब दिखाने वालों को भी नहीं पता कि वो करतब दिखा रहे हैं। वो समझ रहे थे कि वो बाकायदा हक हलाल की रोजी कमा रहे हैं, वो समझते थे कि वो बाकायदा एंटरटेन हो रहे हैं, जबकि ये सर्कस पूरा का पूरा एक दिखाने का ड्रामा होता था। कोई मजिशियन नहीं होता था, वो ट्रिक्स्टर्स होते थे, स्लाइट ऑफ हैंड और ट्रिक्स करके अपने आप को जादूगर साबित करते थे। इंसान को कम से कम इतना पता होना चाहिए बासित भाई कि वो कौन है, वो क्या है। ऑल्दो इग्नोरेंस इज ब्लिस, इंसान को ना ही पता हो तो बेहतर है, लेकिन ये अवेयरनेस इज अ कर्स। और वो एक शेर मैंने लिखा था किसी जमाने में कि सामने मोमिन के मर जाने का मंजर ही रहा, सामने मोमिन के मर जाने का मंजर ही रहा, खाक था ईमान मुस्लिम दिल के अंदर ही रहा। क्या खिलाड़ी क्या पुजारी सब मदारी बन गए। ये वो दौर है जब एक कंटेनर पे इमरान खान खड़े हुए थे और एक कंटेनर पे ताहिरुल कादरी खड़े हुए थे, और दोनों भाई बन गए थे। और ताहिरुल कादरी ने कहा था ये आपके चचा हैं, मैं आपका ताया हूं, और इन्होंने यूनाइट कर ली थी फोर्सेस। बड़े मजे का सीन था वो। तो मैंने उस दौर पे शेर लिखा था, क्या खिलाड़ी क्या पुजारी सब मदारी बन गए, फर्दे मिल्लत नाचता बंदर का बंदर ही रहा। हमें कम से कम ये पता हो कि मैं नाचने वाले बंदरों में से हूं, मैं नचाने वाले मदारियों में से हूं, मैं तमाशाइयों में से हूं, मैं उस मदारी के पीछे फाइनेंसर हूं, स्ट्रिंग्स पुल करने वाला हूं, या मैं कौन। पता जरूर होना चाहिए कि आप दोजख में जा रहे हैं या जन्नत में जा रहे हैं, आप हक पे हैं या बातिल में हैं, आप स्याह हैं या सफेद हैं। इन फैक्ट what the factual story behind the facade is, ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, और जिसको समझ आ जाए उसका कन्वे करना जरूरी है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम बच गए हैं या देखने वाला बच जाएगा। हम जिस दौरे फितन में हैं बासित भाई, उस दौरे फितन के बारे में क्लियर कट बातें हैं कि ये वो दौर है जिस दौर ने सिर्फ अजाब इलाही ही देखने हैं। इस दौर ने सिर्फ आने वाले उन मौजज़ात से पहले के रस्ते ही हमवार करने हैं, उसके बाद वो आफतें भी आनी हैं, वो नेमतें भी आनी हैं, वो हुज्जत भी आनी है, और फिर जन्नत भी आनी है, क़यामत भी, सब कुछ आना है। हम उस ट्रैश पीरियड में रहते हुए ट्रैश ही रहेंगे।
हम भी उसी ट्रैश कैन का एक टिश्यू पेपर है जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे वाले टिश्यू पेपर पे धब्बे कम है, शायद हैं, हमारे ऊपर भी धब्बे हैं, हम भी टिश्यू पेपर हैं, हम भी उस ट्रैश कैन में, और ये ट्रैश कैन जब बड़े ट्रैश डंप में फेंका जाएगा तो हम उस टिश्यू के साथ ही जाएंगे, उन बाकी टिश्यूज के साथ। हाँ, ये जरूर है कि हम आंखें खोल के जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन है। ये नहीं कि हमें कोई धक्का देके भेज दिया जैसे बाकी अवाम जो है, अवामुन नास जो है, वो धक्के के साथ खींची जा रही है। तो इट इज दैट सिंपल। ये जो उलमा झूठ बोल रहे हैं ना पब्लिकली आके, लोगों को कोई झूठे ख्वाब खरगोश में उन्होंने लगाया हुआ है कि हाँ तुम नमाजें पढ़ो, इबादतें करो और रोजे रखो, ज़कात दो, फितराने दो, खैरात दो, जन्नत में जाओ। इतनी सस्ती जन्नत अगर होती तो किसी नबी को अपने ऊपर इतनी तकलीफें लेने की, आले नबी को अपने ऊपर तकलीफें लेने की, असहाब को अपने ऊपर इतनी तकलीफें लेने की जरूरत ही ना पेश आती। ये जो पैरेलल टोटली कॉमन सेंस के से देखें कि हम अपने घरों में बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, अपने ठाठ वाली नौकरियां और बिजनेस करते हैं, बच्चे हमारे अच्छे स्कूलों कॉलेजेस में जाते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगर हम थोड़ी सी क्लास नीचे भी कर लें तो हम बड़े अच्छे तरीके से दिन का गुजारा करके तो अपने सुकून से सोते हैं, सुकून से जागते हैं, जायदादें बनाते हैं, जमीनें बनाते हैं, घर बनाते हैं, चाहे 3 मरले का बनाए या 3 कनाल का बनाए, अपने बच्चों को विरासतें देते हैं, मरते जाते हैं। मुझे एक साहबी की जिंदगी, एक अहले बैत अलैहिस्सलाम ऑफ एनी नबी, किसी नबी के अहले बैत की जिंदगी में बता दें कि उन्होंने जमीनें, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, विरासतें बनाने का कहा हो, किया हो, दी हो, कहा हो कि अब यहाँ से आगे तुमने यही बिल्डिंग्स और एम्पायर बनाने हैं और ये कुछ करने हैं। मुझे कोई एग्जाम्पल दे के, ये कोई भी शख्स बता दे कि जिंदगी का मकसद इस मटीरियल वर्ल्ड को इस तरह से चमकाना, किसी भी रिलीजन में, इवन बुद्ध मत में, हिंदू मत में, यहूद मत में, क्रिश्चियनिटी में, किसी दुनिया के बिलीविंग मजहब में, किसी प्रॉफिट ने या प्रॉफिट के फैमिली मेंबर ने करके दिखाया है तो मैं मान लूं, मैं उसी वक्त रुजू करके अपनी सारी की सारी ये मफरूजे जो हैं ये डिलीट कर दूं इंटरनेट से, और तौबा कर लूं, और मैं वो जजाने बनाऊं कि फिर दुनिया देखे, और मैं इलॉन मस्क के साथ कॉफी पीऊं फिर, और मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाकई लंच करूं, डिनर करूं, जैसे कि आजकल वो साहिलुद्दीन ने पॉपुलर किया हुआ है। हाँ, फिर मुझे समझ में आता है। और अगर नहीं तो अपने आप से झूठ ना बोले, और मस्जिद के मेंबरों पे बैठ के लोगों से झूठ ना बोले कि एक पैरेलल मजहब दिखा के कोई ऐसी झूठी ताबीर बताएं कि यही मजहब है। ऐसे ऐसे कलफ ज़दा कपड़ों में वो मेंबरों पे बैठते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उठ के अपने बड़े बड़े बिजनेसेस को भी बाद में देखते हैं और कहते हैं कि आप भी जन्नत में जाएंगे, हमें बस रमजान में बस ये करो, वो करो, लैलतुल कदर पे बातें करो, महफिल शबीना करो, जन्नत में जा रहे। मैं नहीं समझता कि इतनी सस्ती जन्नत जो है वो किसी मजहब में दिखाई गई है या कुरान में दिखाई गई है। कुरान ने तो बहुत सख्त डेफिनेशन दिए हैं बासित भाई, बहुत सख्त। अच्छा जरिया भाई, इसके अंदर ही मैं इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, इसी करंट अफेयर्स पे रहते हुए, कि ये बात मैंने आपसे ऑफलाइन भी पूछी थी, मैं दोबारा लोगों के लिए भी आपके सामने सवाल रखता हूँ। छोटा सा मुकदमा है, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। इस वक्त जो सारा कुछ चल रहा है, पूरा यूट्यूब देख लें, पूरा मीडिया देख लें, रेगुलर मीडिया, यूट्यूब मीडिया, सारा सोशल मीडिया, सब के सब जो आपके जूस की जो फिर जिसको हम एक बातिल मजहब, बातिल किताब, ओरिजिनल तौरा पे हमारा ईमान है, उसके ऊपर कोई वो डाउट नहीं है, लेकिन जो जो एक बातिल मजहब, बातिल कौम समझते हैं हम ज्यूज, वो अपनी प्रोफेसीज कंप्लीट कर रहे हैं, और पूरा का पूरी जो दुनिया है वो इस वक्त उनकी प्रोफेसीज को फॉलो करते हुए कि जी हाँ जी यही प्रोफेसीज हैं, वो उसमें रेड हाइफर ले लें, रेड मून ले लें, सारी चीजें ना, हर चीज की जो है वो हो रही है कि उनका जो मसाया है जिसको हम दज्जाल कहते हैं वो आ रहा है, वो सारा कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि हम जब इसको एक बातिल मजहब, बातिल, एक पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल हाँ ऐसा ही हो कि भाई उनकी जो कैलकुलेशन है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन एक दफा 1400 साल पहले भी गलत हो चुकी है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने कैलकुलेशन की थी कि हमारा मसाया आ रहा है, और वो एक्चुअल मसाया थे, और उन्होंने उनका इनकार किया, और उन्होंने उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई वहां पे। तो क्या आज भी उनकी कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती? और उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, मैं एक सिनेरियो, एक हाइपोथेटिकल, एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ, कि अगर उनकी इस दफा भी जो कैलकुलेशन है दज्जाल के आने की और उनके एंड ऑफ टाइम्स की और आर्मेगेडन की और सारी चीजों की, वो अगर गलत हो गई, तो इस वक्त जिस तरफ डायरेक्शन में सारी दुनिया जा रही है, एक दूसरे पे अगर न्यूक्स मार दिए सबने, 8-9 बिलियन की पूरी पॉपुलेशन है, खत्म होके 1-1.5 बिलियन की रह जाएगी पीछे, ठीक है, दोबारा सब स्टोन एज में चले जाएंगे, दोबारा से अपने आप को रीसेट करेंगे, दोबारा ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट होगा। पर दूसरी साइड ये है, एक तो ये है कि भाई एक्चुअली में आखिरत का टाइम है, तो वाकई चलो सारी चीजें इसी तरीके से जो यहूदी कह रहे हैं उनकी प्रोफेसीज के हिसाब से क़यामत आ रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब कुछ होने के बाद क़यामत ना आई तो स्टोन एज और रीसेट और ये सारी चीजें। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मतलब
हम यहूदियों की प्रोफेसीज को ही फॉलो करेंगे, या हम हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें भी कुछ दिया है अपनी प्रोफेसीज अपने मामलात को देखने के लिए मुसलमानों के लिए? इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, तौरा की प्रोफेसीज हों, ज़बूर की हों, इंजील की हों या कुरान हकीम की हों, कुरान हकीम इन सारी किताबों पे ईमान लाने को ईमान इस्लाम की वाजिब शिक करार देता है। और ठीक जब है। हम इन किताबों पे ईमान लाने की गुफ्तगू करते हैं तो हम इन किताबों के उस सारे कंटेंट पे ईमान लाने की गुफ्तगू करते हैं। कुरान हकीम उन सारे के सारे कंटेंट को ईमान लाने का एक शिप बनाता है जो कंटेंट कुरान हकीम से कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं होता, जो कंटेंट आका अलैहिस्सलाम की तफसीर और उनकी सुन्नत और सीरत और उनके बयान करदा उन अहादीस से कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं होता, जिन अहादीस में किसी भी आसमानी किताब की बात का कहीं से कोई रद्द नहीं है। तो जैसे ही हम एंड ऑफ टाइम्स ऑफ इस्लाम को ओपन करते हैं चैप्टर्स को, चाहे वो बिहारुल अनवार से करें, उसूल काफ़ी से करें, मिशकात शरीफ से करें या किसी भी सियासता की किसी किताब से करें, तो हमें पैरेलल में इसराइलियात की किताबों से जो चीज़ें आपस में कोइंसाइड होती दिखाई देती हैं वो सारी की सारी चीज़ें ऑथेंटिक करार दी जाएंगी। अब जो चीज़ें तौरात के मुताबिक या पैरेलल रिलीजन ऑफ यहूद मत, पैरेलल रिलीजन ऑफ ईसाइयत में जो चीज़ें इस्लाम के साथ कॉमन कॉमन खड़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें हक हैं। क्यों? क्योंकि उनको आका अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज मुबारक से और कुरान हकीम ने अपने आयात करीमा से उनको सेकंड करके उनको ऑथेंटिकेट कर दिया। अब जब ये कर दिया तो फिर इसमें शक की गुंजाइश उसी के लिए है जो दीन हक पे शक करता है। जिसने दीन हक पे शक किया फिर वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ना क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म से कोई ताल्लुक रहा, फिर उसका फिर कोई पैरेलल रिलीजन और भी कोई नया निकल आया तो सुभान अल्लाह, मंजूर है भी, आप अगर उस पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं जो भी है वो तो वो गुजारें। लेकिन जो जो चीज़ें इस वक्त बासित भाई इस्लाम की एस्केटोलॉजी के मुताबिक, एंड ऑफ टाइम्स के साइंस के मुताबिक जो जो चीज़ें इस वक्त नमूदार हो रही हैं या होती नज़र आ रही हैं या जिनकी पेश गोई हालात के तनाजुर में की जा सकती है, वो सारी चीज़ें इन तीनों मज़ाहिब में कॉमन है। तीनों में क्या, हिंदू मत में भी कॉमन है, बुद्धिज़्म में भी कॉमन है और मजूसियत में भी कॉमन है, जिसको ज़ोरेस्ट्रियनिज्म कहते हैं। ये वो मज़ाहिब हैं जो बाकायदा तौर पे इन एंड ऑफ टाइम्स को इसी तरह बयान करते हैं जिस तरह ये टर्न ऑफ इवेंट सामने आ रहे हैं। एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, आपने बीच में जिक्र किया कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ होना शुरू हो जाए तो दुनिया स्टोन एज में चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ ये कल का होता आज हो। क्यों? क्योंकि जितनी भी एस्केटोलॉजी ऑफ इस्लाम है वो ईसा अलैहिस्सलाम को, मेहदी अलैहिस्सलाम को घोड़ों और गधों के इस्तेमाल में दिखाती हैं, बताती हैं, तलवारों से और उन एंशिएंट टूल्स और वेपनरी से फाइट करते हुए का जिक्र करती हैं जो एंशिएंट टूल किसी सिंबॉलिक रेफरेंसेस में यूज नहीं हुए, डायरेक्टली तलवार तीर की सूरत में यूज हुए हैं और घोड़े गधों का लफ्ज यूज किया गया है। वरना वो धात भी वर्ड यूज करती है हदीस, लोहे को भी यूज कर सकती है कि लोहे के धात होंगे और कुछ ताबकारी असरात होंगे। तो ये चीजें अरबी अपने लैंग्वेज में निहायत जामे लैंग्वेज है, उसमें किसी लफ्ज की कोई ऐसी कमी नहीं है कि वो फोर साइड देते हुए सिर्फ इशारों तक महदूद हो। वो बड़े क्लियर तरीके से ये सारी चीजें बता सकती है और हदीस की रोशनी में वाकईतन कोई आर्मागेडन होगी, मलहमुल कुबरा होगी, जंग होगी जिसमें हम वाकईतन स्टोन एज में वापस चले जाएंगे, तब जाके मेहदी अलैहिस्सलाम की जंगें जो हैं वो तीरों तलवार से होंगी। तो इसलिए अगर तो वाकई इस वक्त अमेरिका न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है ईरान को और ईरान न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है काउंटर में, और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन ऑफर कर रहा है ईरान को, सऊदी आप ये अरेबिया बता को। रहे थे उस वक्त कि पाकिस्तान तो पहले ही ईरान को दे चुका है, वो जो अभी मैं तो टकर कार्लसन की देखिए जो जी, आपने रेफरेंस शेयर किया था। देखिए मैंने उस दिन भी ट्वीट की तो लोग पता नहीं क्यों एतराज करते हैं। मैं उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह होश संभाल चुका था जी। आज से 20-22 साल पहले की बात है, 22 साल टू बी एग्जैक्ट की बात है कि 2004 में हमने अपने कौम के हीरो को रुस्वा होते देखा और पब्लिकली रुस्वा होते देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनके ऊपर केस हुआ, उनको कन्विक्ट किया गया। बाद में उनको उस चीज़ के ऊपर रिलैक्सेशन देके हाउस अरेस्ट करके इस्लामाबाद में बाकी की ज़िंदगी उन्होंने हाउस अरेस्ट में ही गुजारी। बड़ी ही उनकी तजलील हुई पूरे माशरे में और पूरी दुनिया में, जिनको हमने हीरो के तौर पे वी लुक्ड अप टू हिम ड्यूरिंग आवर यूथ, बट देन वी सॉ द डिमाइज ऑफ द पुअर मैन। और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनके मुंह से ये बुलवाया गया कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची है। अब आज भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो नॉर्थ कोरिया क्लेम करता है, तो 2004 में या तो ये पुरानी फाइल्स खोली जाए एप्स्टीन फाइल्स की तरह और मुशर्रफ साहब को दोबारा से उनके कब्र से निकाला जाए और उनको अकाउंटेबल किया जाए कि उन्होंने झूठ बोला था और झूठा केस बनाया था AQ खान के ऊपर। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बेची गई और नॉर्थ कोरिया की अपनी है। या तो ये फाइल खोल के ये चीज की जाए और ईरान के पास नहीं है
तो वो हमने झूठ बोला था, जो ईरान को बेची थी, झूठ बुलवाया था। और लीबिया के जब इन्वेड किया अमेरिका ने और सुरंगों तक में अंदर घुसी है मिलिट्री और अंदर से मोहम्मद कदाफी को निकाला है और उसको कत्ल किया है, उनको WMDs नहीं मिली, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, जिसके पीछे उन्होंने लीबिया इन्वेड किया, इन्होंने इराक इन्वेड किया, कुवैत इन्वेड किया, पूरा ये मिडिल ईस्ट को तेल के कुओं को आग लगा दी इन्होंने कि जो जो अंदर कुछ कोई है कहीं चीज छुपी हुई तो वो ब्लास्ट हो जाए। ये सारा कुछ अमेरिका ने किया है ड्यूरिंग द 90s गल्फ क्राइसिस जब शुरू हुआ था, जो पुराने बुश के दौर की बात है। तो अगर तो पाकिस्तान ने इतना, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली दुनिया के सामने झूठ बोला है अमेरिका के कहने पे, और अमेरिका भी उसमें शामिल था, इंटरनेशनल कोर्ट्स इन्वॉल्व थी, अगर तो झूठ बोला है तो ये सारे अकाउंटेबल होने चाहिए, कोई केस खोलना चाहिए। AQ खान की फैमिली क्या सारी की सारी मर गई है और इतनी कोई बेशरम हो गई है कि दुनिया के सामने वो अपना बाप का केस नहीं खोल रही, इतने कोई वो क्या कहते हैं डिफ्यूज कर दिए गए हैं फ्रॉम एवरी साइड के वो केस तक नहीं लड़ सकते। तो ठीक है, तस्लीम करें कि हाँ जी हम हाथ जोड़ते हैं, जैसे हम फातिमा जिन्ना का केस नहीं खोल सकते, जिन्ना बाबा कौम का केस नहीं खोल सकते, हम ये भी केस नहीं खोल सकते, हीरोज का केस कभी खोले नहीं जा सकते, क्योंकि हीरोज के केस खोलते हैं तो स्टेट सीक्रेट सामने आते हैं। व्हाट द हेल एवर, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जो भी इन्होंने कोई बहाना बनाना है। बट अगर आई एम टू बिलीव इन एवरीथिंग दैट माय स्टेट सेड इन 2004 एंड यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो was a party to that, then I have to admit that North Korea and Iran, if not Libya, have nuclear technology since 2004 sold by Islamic Republic of Pakistan, and hence the threat, the counter threat of Iran is very much valid. और ये भी मैंने ट्विटर पे भी डाला हुआ है, वो टकर कार्लसन ने डगलस मैकग्रेगर को दोबारा से अपने शो पे बुलाया, बड़े खूबसूरत लोग हैं ये दोनों, बड़ी सीधी सीधी बातें करते हैं। उसने भी एडमिट किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड ईरान द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, देयर न्यूक्लियर वेपन्स, एंड आल्सो ईरान एंड टर्की एंड सऊदी अरेबिया, एंड आई बिलीव सो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को बहुत दूध का धुला हो गया।